क्लास 11 की इस कक्षा में सभी बच्चों का स्वागत है। आज हमारा पहला अध्याय शुरू हो रहा है। अध्याय 1 समुच्चय। समुच्चय सेट्स, इसके बारे में आज हम अध्ययन करेंगे कि सेट्स क्या होता है और इसको हम किस तरह से निरूपित करते हैं और इसके प्रकार के बारे में उसके बाद हम चर्चा करेंगे। तो पहले हमें आज देखना है कि समुच्चय होता क्या है। समुच्चय का यूज़ तो वैसे हम गणितीय क्षेत्र में, त्रिकोणमिति में, ज्यामिति में, अनुक्रम में आदि सभी जगह पे करेंगे और वैसे भी प्राचीन काल से हम सेट्स का यूज जो है घरों में वस्तुओं को सुव्यवस्थित ढंग से रखने में इस सब का यूज करते हैं। जैसे कि अगर हमारे पास कई सामानों का है, कई सामान जैसे है कप है तो कप को एक जगह रखना या फिर कपड़ों को एक जगह सुव्यवस्थित रखना, तो ये सब क्या है सेट्स के ही अंतर्गत में आते हैं। जैसे अगर हम गणितीय क्षेत्र में देखें तो हमारे पास अनेक तरह की संख्याएं हैं, जैसे प्राकृतिक संख्याएं, परिमेय संख्याएं और नंबर, इवन नंबर। तो इनका जो कलेक्शन करना होता है, प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय, पूर्णांक संख्याओं का समुच्चय, तो ये जो है सेट्स के अंतर्गत ही, समुच्चय के अंतर्गत ही इनको हम रख करके प्रश्नों को आसानी से सुव्यवस्थित ढंग से व्यवस्थित कर सकते हैं। तो इसमें हम आज यह जानेंगे कि जो है सेट्स क्या होता है। बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है, इसको ध्यान से देखा जाए तो सेट्स समुच्चय जैसा कि नाम है, समुच्चय क्या है, वस्तुओं का कलेक्शन है। तो इसको हम इस तरह से परिभाषित करते हैं कि वस्तुओं का सुपरिभाषित समुच्चय ही सेट्स कहलाता है। तो क्या कहा हमने कि वस्तुओं का सुपरिभाषित जो संग्रह है, वस्तुओं का सुपरिभाषित संग्रह ही समुच्चय कहलाता है। तो सेट इज अ कलेक्शन ऑफ द वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट। इस तरह से इसको हम कह सकते हैं कि सेट इज द कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट। तो पहले हम देखें समुच्चय। तो समुच्चय हमने क्या बताया कि समुच्चय जो है वस्तुओं का सुपरिभाषित संग्रह है। वस्तुओं का सुपरिभाषित संग्रह ही समुच्चय कहलाता है। वस्तुओं का सुपरिभाषित संग्रह ही समुच्चय कहलाता है। तो जो वस्तुओं का सुपरिभाषित संग्रह होता है उसको ही हम समुच्चय कहते हैं। इसको इंग्लिश में इस तरह से कहते हैं कि सेट्स इज द कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट। सेट इज अ कलेक्शन ऑफ, इसको ऐसे कह सकते हैं, सेट इज कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट। अब वेल डिफाइंड या सुपरिभाषित, वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट। तो यहाँ अब हमें समझना है सुपरिभाषित से क्या मतलब है कि सुपरिभाषित का यहाँ मतलब है, वेल डिफाइंड का यहाँ मतलब है कि वस्तुएं ऐसी होनी चाहिए जो सुनिश्चित हो और सुस्पष्ट हो, सुनिश्चित और स्पष्ट हो। तो ऐसा हमें कलेक्शन करना है जिसमें वस्तुएं निश्चित हों और वह स्पष्ट हो, तब उसको कहेंगे कि यह वेल डिफाइंड है। तो ऐसा संग्रह ही समुच्चय कहलाता है। इसको निरूपित करने के दो तरीके हैं, अभी इसको हम बताएंगे। तो यहाँ पर हमने यह समझ लिया कि वस्तुओं का जो सुपरिभाषित संग्रह ही है वही समुच्चय कहलाता है। तो समुच्चय परिभाषित करने के लिए हमेशा हमें यह ध्यान देना होगा कि उसका मानक जो है निश्चित होना चाहिए। जैसे कहें कि प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय, तो यह समुच्चय है। कहेंगे कि अगर हम यह कहते हैं कि विश्व के प्रख्यात वैज्ञानिकों का समुच्चय, तो यह समुच्चय नहीं है। क्यों? क्योंकि प्रख्यात या विख्यात या प्रसिद्ध या बुद्धिमान, ये सब शब्द क्या है, एक मानक के अनुरूप नहीं आते। जैसे बुद्धिमान कहेंगे कि कहेंगे कि विश्व के सबसे बुद्धिमान लोगों का समुच्चय, तो यह जो है समुच्चय नहीं कहलाएगा। क्यों? क्योंकि यह नहीं परिभाषित किया जा सकता कि कोई व्यक्ति जो है कितना बुद्धिमान है, कितना नहीं है। तो किसी का आकलन अगर न हो सके तो वो जो है वेल डिफाइंड के अंतर्गत नहीं आएगा। तो वेल डिफाइंड में वही आएगा, सुपरिभाषित में वही आएगा जिसकी मात्रा निश्चित हो। जैसे हम कहेंगे कि
क्लास के लंबे छात्रों का समुच्चय, तो यह हमारा समुच्चय नहीं होगा। क्यों? क्योंकि लंबाई का कोई मानक नहीं है। लेकिन अगर हम यह कहते हैं कि क्लास में जो 5 फीट लंबे छात्रों का समुच्चय, तो यह हमारा समुच्चय के अंतर्गत आएगा, क्योंकि वहाँ यह मानक दे दिया कि यह 5 फीट का ही बच्चा होना चाहिए, उन्हीं का हमें कलेक्शन करना है। जैसे यह दे दिया कि क्लास के प्रतिभाशाली छात्रों का समुच्चय, तो यह भी, या विद्यालय के प्रतिभाशाली, तो यहाँ प्रतिभाशाली भी क्या है, वेल डिफाइंड शब्द नहीं आएगा। यहाँ पर यह कहा जा सकता है कि 100% आने वाले बच्चों का समुच्चय, 80% आने वाले बच्चों का समुच्चय, तो वो सब जो है समुच्चय के अंतर्गत आ जाएंगे। तो यहाँ पर हमेशा समुच्चय को निरूपित करते समय यह ध्यान देना है कि यह जो है आपका सुपरिभाषित है कि नहीं। ऐसी वस्तुओं का संग्रह करना है जो सुपरिभाषित हो, जिसकी मात्रा जो है निश्चित हो, तभी यह हमारा जो है समुच्चय कहलाएगा। समुच्चय को हम कैपिटल लेटर ABC इस तरह से डिनोट करते हैं। कैपिटल लेटर में ABCD इस तरह से करते हैं, और उसके एलिमेंट को स्मॉल लेटर से, ऐसे हम स्मॉल लेटर से निरूपित करते हैं। निरूपित करने का यह जो है तरीका है। तो अब हम समुच्चय को निरूपित कैसे करेंगे? तो निरूपण की 2 विधियां हैं। निरूपण की 2 विधियां हैं। पहली विधि है रोस्टर विधि या तालिका विधि, या तालिका विधि, सारणी विधि, ये इसी में आता है। रोस्टर, तालिका, सारणी, टेबुलेशन, यह रोस्टर विधि है। रोस्टर विधि या तालिका विधि में क्या होता है कि हम इस तरह से वस्तु को परिभाषित करते हैं। A बराबर 1 2 3 4 5 इस तरह से है। तो यह जो है रोस्टर विधि कहलाता है। इसमें क्या करते हैं कि 2 वचने ब्रैकेट के अंदर जो है हम इसके एलिमेंट को कॉमा लगाते हुए लिखते हैं। तो इस तरह से वस्तुओं को परिभाषित करने, ये जो है निरूपित करने का एक तरीका है, जिसको हम कहते हैं रोस्टर विधि। जैसे जो है वर्ष के महीनों का समुच्चय, तो यहाँ हम कर देंगे जनवरी, फरवरी, इस तरह से अप टू 12 महीने का नाम लिख सकते हैं। तो यह क्या है, हमारा रोस्टर विधि कहलाता है। रोस्टर विधि के द्वारा इसको हम लिख सकते हैं। दूसरी विधि है हमारी समुच्चय निर्माण विधि। समुच्चय निर्माण, या इसको हम गुण विधि भी कहते हैं। तो इसमें क्या होता है कि किसी भी समुच्चय को इस तरह से निरूपित करते हैं कि यह सच है। जैसे यह हमने लिखा जनवरी, फरवरी, दिसंबर तक, मतलब वर्ष के पूरे महीनों का नाम यहाँ लिखा, और सबके बीच में कॉमा लगा करके मछली ब्रैकेट के अंदर हमने लिख दिया। लेकिन इसको हमको समुच्चय निर्माण विधि से लिखना है, तो हम लिखेंगे, इसकी प्रॉपर्टीज को देखेंगे कि ये किसको प्रदर्शित कर रहा है, वर्ष के सभी महीनों के नाम है। तो ऐसे कहेंगे यक्स सच है। यक्स क्या है, यक्स वर्ष का एक महीना, कोई भी एक महीना है, तो वो महीना कुछ भी हो सकता है, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल इस तरह से हो सकता है। या फिर हम इस तरह से कर सकते हैं कि यक्स सच है। यक्स क्या है, एक प्राकृतिक संख्या है। तो एक प्राकृतिक संख्या, तो इसका कलेक्शन मिल जाएगा। तो यहाँ पर कहने का तात्पर्य है कि समुच्चय निर्माण विधि में हम किसी भी बड़े से बड़े आकलन को निरूपित करने के लिए हम इस विधि का यूज करते हैं। इस विधि का यूज करने से हम इसको आसानी से लिख पाते हैं, क्योंकि जैसे अभी हमने लिखा वर्ष की 12 महीने के नाम, तो 12 महीने में आपको बहुत टाइम लगेगा इसको निरूपित करने में। अब इस विधि से यूज किए तो हम एक ही लाइन में इसको प्रदर्शित कर दिए कि यक्स सच दैट यक्स जो है वर्ष का एक महीना है, जिससे हम यह समझ लेंगे कि वर्ष के सभी महीनों के बारे में बात करना है। जैसे अल्फाबेट ये है, वर्णमाला है, इंग्लिश वर्णमाला को लेते हैं, तो इसमें इंग्लिश वर्णमाला में 2600 अक्षर होते हैं, तो सबको हमको लिखना पड़ेगा ABCD ऐसे लिखना पड़ेगा Z तक। लेकिन अगर हम इसका यूज करते हैं, समुच्चय निर्माण विधि का यूज करते हैं, तो इसको हम लिखेंगे यक्स सच दैट यक्स एक अंग्रेजी का एक वर्णमाला, या एक अक्षर, अंग्रेजी का एक अक्षर लिख सकते हैं।
इस तरह से हम निरूपित कर सकते हैं कि बड़ी संख्याओं को आसानी से लिखने के लिए इस विधि का यूज करते हैं। तो आज हमने देखा कि समुच्चय क्या होता है और इसको हम कैसे निरूपित करते हैं। तो इससे रिलेटेड हमारा पहला प्रश्नावली है 1.1, उसके क्वेश्चन को हम देखते हैं। एनसीईआरटी के प्रश्नों को लेते हैं। तो इसमें हम एनसीईआरटी के क्वेश्चन को देखते हैं। तो इसमें पहला क्वेश्चन दिया हुआ है कि आप जो है बताना है कि समुच्चय है कि नहीं। तो पहला क्वेश्चन है कि जे अक्षर से प्रारंभ होने वाले वर्ष के सभी महीनों का संग्रह। तो जे से प्रारंभ होने वाले वर्ष के सभी महीने, तो यह समुच्चय है। क्यों? क्योंकि जे से प्रारंभ हो रहा है। तो जे से कौन कौन सा होता है? जनवरी और फिर जून और जुलाई। तो यह क्या है? यह वस्तुओं का संग्रह है। तो यह क्या है? समुच्चय है। पूछ रहा है समुच्चय है कि नहीं। तो यह पहला क्या है? जे से प्रारंभ होने वाले वर्ष के सभी महीनों का संग्रह, तो यह समुच्चय है। फिर दूसरा दे रहा है कि भारत के 10 सबसे प्रतिभाशाली लेखकों का समुच्चय। तो हमने अभी बताया कि जो है प्रतिभाशाली, ऐसा कुछ निश्चित नहीं है कि कौन कितना प्रतिभाशाली है। तो यहाँ पर क्या है कि यह सुपरिभाषित नहीं है, तो यह जो है आपका समुच्चय नहीं होगा। तो दूसरा वाला समुच्चय नहीं है। तीसरा में कह रहा है कि विश्व के सर्वश्रेष्ठ 11 गेंदबाजों का संग्रह। तो सर्वश्रेष्ठ जो है गेंदबाज, यह निश्चित नहीं है, तो यह भी क्या है? समुच्चय नहीं है। चौथे में दिया है कि आपकी कक्षा के सभी बालकों का समुच्चय। तो क्लास है, मान लीजिए क्लास 11th है, तो 11th के सभी छात्रों का समुच्चय, तो यह समुच्चय है। चौथा वाला समुच्चय है। क्यों? क्योंकि क्लास में 100, 50, 80 यही बच्चे होंगे, तो इनका हम कलेक्शन रख सकते हैं। तो यह क्या है? सुपरिभाषित है। तो इस तरह से इसको हम कहेंगे कि यह समुच्चय है। क्वेश्चन नंबर 5 में दिया है कि 100 से कम सभी प्राकृतिक संख्याओं का संग्रह। तो 100 से कम, 100 से कम, तो लिखेंगे किस तरह से? 1, 2 प्राकृतिक संख्याएं हैं, तो यहाँ से लेकर के 100 से कम मतलब 99 तक इनका संग्रह। तो यह भी क्या है? समुच्चय है। इसी तरह से अगला दिया हुआ है कि लेखक प्रेमचंद द्वारा लिखित उपन्यास का संग्रह। तो लेखक प्रेमचंद का उपन्यास, तो इसका संग्रह हम बना सकते हैं। तो यह भी क्या है? समुच्चय आपका है। फिर अगला है सभी समपूर्णांकों का संग्रह। तो सभी समपूर्णांकों का हम समुच्चय बना सकते हैं, तो यह भी समुच्चय आपका है। फिर अगला है इस अध्याय में आने वाले प्रश्नों का संग्रह। तो यह भी समुच्चय है। फिर अगला है आपका विश्व के सबसे अधिक खतरनाक जानवरों का समुच्चय। तो खतरनाक कोई मानक नहीं है, इसलिए यह समुच्चय नहीं है, यह सुपरिभाषित नहीं है, इसलिए इसको कहेंगे कि यह समुच्चय नहीं है। तो इस तरह से हमने यह देख लिया कि कौन समुच्चय है, कौन नहीं है। फिर दूसरा क्वेश्चन आपको दिया हुआ है कि A दिया है। दूसरे क्वेश्चन में A बराबर आपको दिया है A = 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो इसमें कुछ आपको भरना है। तो यहाँ भरने से पहले यह जान लीजिए कि मान लीजिए कि 1 है इसमें, तो कहेंगे कि 1 बिलोंग कर रहा है A में। इसको समझने का ये तरीका है कि अगर किसी भी, अगर यह जो है आपका मजले ब्रैकेट के अंदर जो भी एलिमेंट लिखे हुए हैं, अगर इसमें है तो कहेंगे A बिलोंग कर रहा है, 1 बिलोंग कर रहा है A में, 2 भी बिलोंग कर रहा है A में, 3 भी बिलोंग कर रहा है A में, 4 भी बिलोंग कर रहा है A में। इसको कहते हैं बिलोंग। बिलोंग का मतलब इसमें उपस्थित है। 5वां भी बिलोंग कर रहा है A और 6 भी बिलोंग कर रहा है A, लेकिन 7 इसमें है नहीं, तो 7 डज नॉट बिलोंग टू A। मतलब कहने का कि इसमें अगर कोई एलिमेंट नहीं है तो उसको कहेंगे कि जो 7 डज नॉट बिलोंग टू A, यह इसमें बिलोंग नहीं कर रहा है, या फिर यह कह सकते हैं कि यह इसमें उपस्थित नहीं है। इसका मतलब यह है। तो इस तरह से अगर बिलोंग का निशान देता है तो हमें यह समझना है कि अगर इस समुच्चय में वह एलिमेंट उपस्थित है तो हम कहेंगे कि यह बिलोंग कर रहा है, अगर नहीं है तो हम कहेंगे कि यह बिलोंग नहीं कर रहा है। अगला क्वेश्चन है जिसमें हमें रोस्टर विधि में इसको लिखना है। क्वेश्चन नंबर 3। तो 3 में आपका जो पहला दिया हुआ है, पहला दिया है कि यक्स एक पूर्णांक है, यक्स एक पूर्णांक है जो कहाँ से कहाँ के बीच में है, -3 से लेकर के 7 के बीच में है।
तो इस तरह से है। अब इसको रोस्टर विधि में लिखना है, यह समुच्चय निर्माण विधि में है, दो विधि हमने बताया था। तो यह समुच्चय निर्माण विधि से इसको हमको रोस्टर फॉर्म में लिखना है। तो रोस्टर का मतलब है कि इसको हम एक मझला ब्रैकेट बनाएंगे और उसमें इस एलिमेंट को लिखेंगे। तो एक पूर्णांक है, पूर्णांक का मतलब क्या हो गया कि यह माइनस प्लस कुछ भी हो सकता है, 0 1 2 3 इस तरह से, -1 -2 -3 या एक पूर्णांक हो गया। अब वह पूर्णांक कहाँ से लेना है, -3 से कम, मतलब यह जो 3 से -3 से बड़ा है, मतलब -2 -1 0 1 2 3 4 5 और 6, यह क्या है रोस्टर विधि में हम इसको कन्वर्ट करेंगे। यह आपका समुच्चय निर्माण विधि में था, अब इसको हम रोस्टर फॉर्म में लाएंगे। इसी तरह से दूसरा क्वेश्चन है बी वाला, यह ए बराबर दिया हुआ था। दूसरा है बी, तो यह बी इक्वल टू दिया है आपको कि यक्स सच दैट यक्स 6 से कम एक प्राकृतिक संख्या। तो यह दिया है यक्स सच दैट यक्स 6 से कम एक प्राकृतिक संख्या। तो प्राकृतिक संख्या है, तो प्राकृतिक संख्या का मतलब आपकी ईयर्स रूट है, 1 2 3 से लेकर के अनंत तक की संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। तो इसको हमको रोस्टर विधि में लिखना है। तो 1 से शुरू करेंगे और 6 से कम, मतलब 1 2 3 4 और 5। तो इस तरह से अगर कोई भी आपको दिया हुआ है समुच्चय निर्माण विधि में दिया हुआ है रोस्टर में बदलना है, या फिर रोस्टर में दिया है समुच्चय निर्माण विधि में बदलना है, तो इस तरह से हम परिवर्तित करते हैं। आगे भी कई क्वेश्चन दिए हुए हैं। इसमें दिया हुआ है कि 2 अंकों की ऐसी प्राकृतिक संख्या जिनका योगफल 8 है। तो इसमें हमें 2 अंकों की एक दो क्वेश्चन और कर लेते हैं हम। 2 अंकों की ऐसी प्राकृतिक संख्या यक्स सच दैट यक्स क्या है 2 अंकों की ऐसी प्राकृतिक संख्या जिनका योग 8 है, जिनका योग 8। तो ऐसा हम पहले बनाएंगे कि जिनका योग 8 है। तो जैसे 2 अंकों की ऐसी संख्या, तो यह मिल जाएगा 2 और 6 8 हो गया, 1 और 7 8 हो गया, और एक क्रम से करते हैं, 1 7 हो गया, 2 6 हो गया, 3 5 हो गया 8, और फिर 4 8 हो गया, फिर 5 3 हो जाएगा, 8 फिर 6 2 हो जाएगा, और 7 1 हो जाएगा, 8 0 यह हो जाएगा। तो इस तरह से इनका योग अगर 2 अंकों की संख्या हुई है और इन दोनों को जोड़ेंगे तो 8 मिल रहा है, जिनका योग 8 हो जाए। तो इस तरह से हम इसको रोस्टर फॉर्म में लिख सकते हैं। इस तरह से और भी नीचे क्वेश्चन दिए हुए हैं, जैसे दिया हुआ ट्रिग्नोमेट्री के सभी अक्षरों का समुच्चय। तो ट्रिग्नोमेट्री के सभी अक्षरों समुच्चय हम ऐसे लिख देंगे, T, R, G, O, ऐसे करके हम सभी को लिख देंगे। तो इस तरह से इसको हम रोस्टर फॉर्म में, यह लिखने का तरीका इसमें दिया हुआ है, आप सभी को समझ में आ गया होगा तो ये करेंगे। अगला क्वेश्चन है, आपको रोस्टर फॉर्म में दिया हुआ है समुच्चय निर्माण में आपको परिवर्तित करना है। तो रोस्टर फॉर्म से हम समुच्चय निर्माण में परिवर्तित करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है, 4 का जैसे क्वेश्चन नंबर 1 है, तो 1 में आपको दिया हुआ है 3 6 9 और 12। इसको हमको रोस्टर विधि से समुच्चय निर्माण में चेंज करना है, समुच्चय निर्माण। तो समुच्चय निर्माण में हमें इसको चेंज करना है। तो हम देखेंगे कि इसकी प्रॉपर्टी क्या दे रहा है। प्रॉपर्टी क्या है, तो यक्स सच दैट यक्स क्या है, किस तरह से है कि देख रहे हैं कि इसका 2 गुना हो रहा है, 3 दूना 6, और मतलब 3 अगर n कर लेते हैं तो 3, अगर 1 करते हैं तो 3 मिलेगा, 3 2 से करते हैं तो 6 मिलेगा, 3 3 करेंगे तो 9 मिलेगा, 3 4 करेंगे तो 12 मिल जाएगा। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि यक्स बराबर हम लिख सकते हैं 3n, यक्स बराबर 3n, जहाँ n बिलोंग कर रहा है नेचुरल नंबर को
अब ध्यान देना है इसको प्रदर्शित करने के लिए हम इसकी प्रॉपर्टीज को खोजते हैं कि इसमें क्या ऐसा गुण है जिससे इसको हम निरूपित कर सकें। तो इसको हमने लिखा कि यक्स बराबर 3n, अगर n बराबर 1 रखते हैं तो 3 मिलेगा, 2 रखेंगे तो 6 मिलेगा, 3 रखेंगे तो 9, 4। और ये यक्स तो नेचुरल नंबर है, लेकिन कहाँ तक है, यक्स इज लेस देन 5 या लेस देन इक्वल टू 4 कर सकते हैं। यक्स का मान 4 है या 4 से छोटा है, यह जो है n का मान, n का मान जो है 4 है या फिर 4 से छोटा है। तो इस तरह से हम इसको रोस्टर विधि से समुच्चय निर्माण विधि में चेंज कर लेंगे। इसी तरह से आगे भी है आपका दूसरा वाला क्वेश्चन 2 में प्रॉपर्टीज को है, तो 2 है, 4 है, 8 है, 16 है और 32 है। तो इसमें हम यह देख रहे हैं कि इसमें क्या गुण है कि अगर 2 है तो 2 की पावर 1, 2, 2 का स्क्वायर, 4, 2 का क्यूब, 8 मिल रहा है ना। इस तरह से 2 की पावर 4, 16 और 2 की पावर 5, 32 यह प्राप्त हो रहा है। तो इस तरह से हमने देखा कि पावर n के रूप में जा रहा है। तो यह अगर b बराबर है तो इसको हम समुच्चय निर्माण विधि में जब चेंज करेंगे तो यह सच दैट x बराबर 2 की पावर n, जहाँ n क्या है, एक प्राकृतिक संख्या है, 1 2 3 4 5, n क्या है, एक प्राकृतिक संख्या है। और कहाँ तक लिया गया है, केवल 5 तक। तो n इज लेस देन इक्वल टू 5 या लेस देन 6 हो सकता है। ऐसा भी लिखने के इसके और तरीके भी हो सकते हैं। इसको हम लेस देन 6 लिख सकते हैं या फिर यह कर सकते हैं लेस देन इक्वल टू 5। तो यह 5 या 5 से छोटा जितना है वहाँ तक रखने पर हमें इसका समुच्चय प्राप्त हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा कि समुच्चय क्या होता है, समुच्चय को हम किस तरह से निरूपित करते हैं, उससे रिलेटेड ये क्वेश्चन कुछ हो रहे हैं। उसके नीचे भी जो क्वेश्चन दिए हुए हैं आपके इसी तरह के 1-2 क्वेश्चन दिए हुए हैं। तो हमें यह उम्मीद है कि बच्चों को यह क्लियर हो गया होगा कि यह इसको आप स्वयं से परिभाषित कर सकें कि समुच्चय क्या होता है और इसको हम कैसे निरूपित करते हैं। तो एक बार फिर रिवाइज करते हुए, समुच्चय क्या है, समुच्चय जो है वस्तुओं का सुपरिभाषित संग्रह ही समुच्चय कहलाता है। इसको निरूपित करने के 2 तरीके हैं, पहला जो है रोस्टर विधि या सारणी विधि और दूसरा जो है समुच्चय निर्माण विधि। इससे रिलेटेड हम लोगों ने प्रश्नावली 1.1 देखा और आप बच्चे जो है इससे रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे।